गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी की क्लास नंबर 16। आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ पॉलिटी की 16वीं क्लास, मतलब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की 16वीं क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्या देखा था? भारत परिषद अधिनियम। तो उसमें हम लोगों ने कई चीजें देखी थी। सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जो भारत बंटवारे का कारण बनी थी बाद में। दूसरी, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 20 करी गई थी। तीसरी, पहली बार भारतीयों को भारत राज्य सचिव और गवर्नर परिषद की सदस्य में शामिल किया गया और उनका योगदान लिया गया। चौथा पार्ट इसका जो था, पहली बार केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में भारत के चुने सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो आज हम बात करेंगे इसके आगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। रीजन क्या है? आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाने का कारण क्या होता है। किसी भी अधिनियम को लाने का कारण क्या था? दरअसल रीजन ये था कि 1916 ईस्वी में हुआ क्या, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग यही जो अलग से बनाई गई थी, ठीक है, और कांग्रेस, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ और एक इन्होंने मिल करके 1917 में एक रिपोर्ट पेश की। क्या हुआ? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और 1917 में इन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारतीय इतिहास में पहली बार यह बताया गया कि अंग्रेज इतने काबिल नहीं है कि वो हमारे भारत पर शासन कर सके। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अंग्रेज इतने काबिल नहीं है कि हमारे भारत देश पर शासन कर सके। मतलब क्या कहा गया कि अंग्रेजों की जो सरकार है उसके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हमारे देश पर शासन चला सके। और 1917 में जो ये रिपोर्ट आई थी, इसे जो 1917 में क्या बोला कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ और 1917 में इन दोनों लोगों के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई। भारतीय इतिहास में इस रिपोर्ट को मेसोपोटामिया, क्या बोला जाता है? मेसोपोटामिया रिपोर्ट, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि 1917 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मेसोपोटामिया रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में इस रिपोर्ट को मेसोपोटामिया नामक नाम से जाना गया। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंग्रेजी शासन के पास इतनी काबिलियत नहीं है या अंग्रेजों के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वे हमारे भारत देश पर शासन कर सकें। अब जब इसके बाद एक चीज और हो गई थी 1916 में, 1917 से पहले जब ये 1916 में ही एक काम और हुआ था। 1916 में एक होम रूल सोसाइटी, ठीक है, होम रूल सोसाइटी 1916 में होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया। मतलब 1916 में एक सोसाइटी थी जिसे बोला गया होम रूल सोसाइटी। मतलब इस सोसाइटी में यह कंफर्म किया जाता था कि भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत में जो शासन होगा वह स्वशासन होगा, मतलब हम ही लोगों के द्वारा हम लोगों के ऊपर शासन होगा। तो 1916 में एक सोसाइटी का गठन किया गया, होम रूल सोसाइटी का, जिसका गठन किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट।
1916 में होम रूल सोसाइटी का स्थापना की गई, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर करी थी। लेकिन अगर इस होम रूल सोसाइटी की बात करें तो इसकी न्यू 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में होम रूल सोसाइटी की बात करी थी श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी मतलब स्थापना की बात कही थी। लेकिन 1916 में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी, जब इसका गठन किया गया था। पर जो होम रूल आंदोलन था, जब आंदोलन शुरू किया गया कि भारत स्वयं का शासन स्वयं के ऊपर करेंगे, इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया गया था वो 1916 में शुरू किया गया था। इसीलिए होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो मानी जाती है वो कब की गई, 1916 में होम रूल सोसाइटी का गठन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। और इस सोसाइटी का सबसे ज्वलंत जो मुद्दा था, ज्वलंत पहलू था, वो इसमें था कि भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग की गई। क्या किया गया, इस सोसाइटी होम रूल सोसाइटी के द्वारा भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग करी गई। मतलब अब भारत के लोग ही भारत पे शासन करेंगे, ये कहा गया। और इसी समय अंग्रेजों के पास एक और समस्या आन खड़ी हुई, वो था प्रथम विश्व युद्ध। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में स्टार्ट हुआ था प्रथम युद्ध और 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला गया था। तो जब एक समस्या ये और खड़ी हो गई अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों को जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता की महसूस हुई। अब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय जो हैं हमारा खुलकर समर्थन करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और इन्होंने भारतीयों से अपेक्षा की कि भारतीय लोग जो होंगे हमारा पूरा सहयोग करेंगे, ये इनकी अपेक्षा थी भारतीयों से। और इसी को देखते हुए, इन्हीं बातों को, सभी बातों को, होम रूल सोसाइटी और प्रथम विश्व युद्ध, इन सबके द्वारा और भारत के लोगों द्वारा स्वशासन की मांग के कारण, इन्हीं सारी बातों को दृष्टिकोण करते हुए अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया 1919 में, जिसे भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम अब आ गया, तो ये तो समझ में आया क्यों आया था। ठीक है, रूल बता दिया क्यों आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में, और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेज की सरकार इतनी काबिल नहीं है कि भारतीयों के ऊपर शासन कर सके। दूसरी बात, 1916 में ही होम रूल सोसाइटी का गठन हुआ, जिसमें होम रूल सोसाइटी का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इसमें यह कहा गया कि भारत के लोग ही भारत पर शासन करेंगे, मतलब भारतीयों के द्वारा स्वशासन की मांग की गई। और इसी टाइम अंग्रेजों के सामने एक समस्या खड़ी हुई थी, वो थी प्रथम विश्व युद्ध, और अंग्रेज अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो इन्हीं बातों को सभी को दृष्टिकोण रखते हुए 1919 में एक अधिनियम लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे इसमें बातें क्या क्या डाली गई थी, कानून क्या क्या बनाए गए थे इस अधिनियम के जरिए। तो जब 1919 में अधिनियम लाया गया तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या कानून लाया गया। तो सबसे पहले जो मॉन्टेग्यू थे, उस समय मॉन्टेग्यू हमारे अंग्रेज थे, उनका नाम था। तो मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधार अधिनियम की घोषणा की, प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। कब? मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधार की घोषणा की। मतलब जो अभी तक प्रस्ताव थे, तो 20 अगस्त 1917 ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमेनियन घोषित किया गया। क्या किया गया? स्वतंत्र। पहला पार्ट यही था। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधार की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमेनियन घोषित किया गया। मतलब अब देखो, ये डोमेनियन क्या है? डोमेनियन है, डोमेनियन। अब बात की डोमेनियन क्या है, मतलब अब प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो करेंगे भारतीय,
और शासन जो रहेगा वो अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगा। मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगे लेकिन किसके अंडर में, अंग्रेजों के अंडर। तो इसको बोलते हैं डोमिनियम, एक स्वतंत्र डोमिनियम की बात कही गई। शासन तो अंग्रेज करेंगे पर प्रतिनिधित्व भारतीयों का रहेगा। ठीक है, अब इसमें और दूसरी बात इसमें जो, तो ये चीज समझ आए। पहला पॉइंट क्या था, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावित सुधार की घोषणा की, जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियन घोषित किया गया। मतलब अब प्रतिनिधित्व भारतीय करेंगे और शासन अंग्रेज करेंगे। दूसरा पॉइंट देखा जाएगा, ये चीज समझना है डोमिनियन क्या है। डोमिनियन मतलब होता है शासन हम ही करेंगे लेकिन प्रतिनिधित्व आप करोगे, समझाओगे आप, अगर हमें सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको हम बताएंगे ये चीज गलत है, आपको वही करना, मतलब करेंगे हम ही सब कुछ। मतलब एक बार फिर से अंग्रेजों ने भारतीयों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट था, इसमें उत्तरदायी शासन की बात कही गई। उत्तरदायी शासन की बात कही गई। मतलब अब उत्तरदायी कौन है, भारतीय लोग जो प्रतिनिधित्व करेंगे, उत्तरदायी शासन की बात कही गई। ये कहा गया कि अब भारत के लोग ही भारत पर शासन करेंगे, जबकि शासन कौन कर रहा है, डोमिनियन स्वतंत्र घोषित किया। इसका मतलब क्या है, शासन हम ही करेंगे तो प्रतिनिधित्व आप करेंगे। तीसरा पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या था, जो भारत राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव को खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। आप लोगों को शायद याद हो, जब कंपनी आई थी हमने 1793 का अधिनियम पढ़ाया था। क्या, 1793 का अधिनियम। तो हमने बताया था कंपनी ने एक 1793 में अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कंपनी के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को जो वेतन और खर्चे दिए जाएंगे वो भारत के राजस्व से दिए गए। तो उसमें सुधार किया गया था 1919 के अधिनियम में। यह कहा गया कि जो भारत, अभी देखो सिर्फ, लेकिन बात किसकी है, भारत राज्य सचिव की। भारत राज्य सचिव का आप जो खर्च दिया जाएगा, जो उसका खर्च होगा, सैलरी होगी, वो किससे दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से। तो ये हो गई 1793 के अधिनियम में बताया था कि जो कंपनी ने कहा था कि सारा खर्चा कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भत्ते और जो भी खर्चे होंगे वो भारतीय राजस्व से दिया। तो उसमें यहाँ से एक सुधार शुरू किया गया। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो लाया गया, परिषद में सदस्यों की संख्या, परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से 16 करी गई। परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से 16 की गई। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, जो परिषद थी उसमें जो 8 सदस्य होते थे उनको संख्या बढ़ा करके 12 करी गई थी। ठीक है, परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से उठाकर 12 कर दी गई। मतलब अब 12 सदस्य काम करेंगे। अब एक और पॉइंट इसमें जोड़ा गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष। अभी हमने बताया था प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इसके पहले वाले अधिनियम ने बताया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब अब सभी लोग मतदान कर सकेंगे, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक चल रहा है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया। मतलब केंद्र में अब 2 सदन चलेंगी। पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि द्विसदनात्मक प्रणाली कब स्टार्ट हुई, तो 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत 1919 में द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। पहली कौन थी, भारत राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद। ठीक है, पहली ये थी। दूसरी कौन थी, केंद्रीय विधान सभा। तो दो सदन कर दी गई, पहली केंद्रीय राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधान सभा। तो केंद्रीय जो राज्य परिषद थी, अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, क्योंकि पूछा जाता है। केंद्रीय राज्य परिषद का जो कार्यकाल होता था वो कितना था, 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। केंद्रीय दोनों केंद्र की हैं, द्विसदनात्मक चल रही, पहली है दूसरी है। अब बात करेंगे सदस्यों की संख्या।
तो जो केंद्रीय राज्य परिषद थी, केंद्रीय राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या थी 60। कुल सदस्य कितने रहेंगे? 60, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होंगे। 34 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। 34 सदस्य जो आएंगे वो वोटिंग के द्वारा आएंगे। और बचे कितने? 26। 26 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत मतलब होता है कि जो हमारा राज्यपाल होगा या गवर्नर जनरल होगा या राज्य सचिव होगा, वो अपने मन से कुछ लोगों को, मतलब 26 लोगों को मनोनीत करके डायरेक्ट भेज देगा बिना चुनाव प्रणाली के। तो 26 लोग मतलब 26 अंग्रेज अपने चमचों को ही डालकर भेजेंगे। बचे 34, तो 34 और 36 और बाकी फूट डालो, राजनीति करो तो थी 34 में फूट डालो और 26 के हिसाब से राजनीति करो, ये बटेंगे तो वर्चस्व किसका आएगा? 26 का। तो दो अच्छी से ये हो गए। अब अगर बात करें केंद्रीय विधानसभा की, तो केंद्रीय विधानसभा में बात करें तो इसका शासन जो था, कार्यकाल था, वो 3 वर्ष रखा गया। और इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 145। इसमें कुल सदस्यों की संख्या रखी गई 145, जिसमें से 145 में 104 निर्वाचित होके आएंगे और 104 निर्वाचित होकर के आएंगे। बचे कितने? 41 सदस्य। 41 सदस्य आपके कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, मनोनीत होंगे। अब क्या, तो यहां तक हो गया। तो मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया। 2 सदन बनाई गई, पहली है केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा। दूसरी, अब इसमें एक पॉइंट और था, जो बजट को पास करने की शक्ति दी गई, बजट को मानने की या स्वीकृत करने की जो अधिकार दिया गया, वो केंद्रीय विधानसभा को दिया गया। केंद्रीय विधानसभा को दिया गया। तो दोस्तों ये हो गई केंद्र की बात, ये हो गई केंद्र व्यवस्था प्रणाली की बात। अब बात करेंगे केंद्रीय, जिसे दो केंद्र व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। अब हम बात करेंगे किसकी? राज्य या प्रांतों की व्यवस्था की, जिसमें प्रांतों की व्यवस्था, प्रांतों में जबरदस्त बदलाव किया अंग्रेजों ने। क्या किया? प्रांतों में अंग्रेजों ने जबरदस्त बदलाव किया और अंग्रेजों ने कहा केंद्र स्तर पर जो शासन होगा, केंद्र स्तर पर जो शासन होगा वो हम संभालेंगे और प्रांत स्तर पर जो शासन होगा वो भारतीयों को जिम्मेदारी दे दी गई। केंद्र स्तर पर जो शासन है वो हम संभालेंगे अंग्रेजों का, और जो प्रांतों का शासन होगा वो भारतीय संभालेंगे, मतलब प्रांतों की जिम्मेदारी भारतीयों को दे दी गई। अब और यहाँ का जो विषय था, अब देखना एक चीज और देखना, जो प्रांत में जो विषय थे, प्रांत की प्रणाली तो शासन तो दे दिया आपने किसको? भारतीयों को, लेकिन प्रांत में जो विषय थे तो इनको टोटल सारे विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांत के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रांत विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो है वो था आरक्षित विषय, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर जो नियम कानून बनाएंगे वो आरक्षित विषय पर नियम कानून गवर्नर जनरल बनाएगा। कौन बनाएगा इस पर नियम कानून? गवर्नर जनरल। ध्यान देना, मतलब प्रांत में शासन तो दिया गया किसको? भारतीयों को, लेकिन 2 विषय जो बांट दिए गए, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित पर शासन कौन करेगा? गवर्नर जनरल, मतलब इसमें भी अंग्रेज अभी शासन कर रहे, सिर्फ नाम है कि हमने आपको दे दिया। और दूसरे जो हस्तांतरित सब्जेक्ट हैं, इन पर जो चुने गए मंत्री होंगे, परिषद में चुने गए मंत्री इस पर नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय जो होंगे उन पर नियम कानून जो परिषद में चुने गए मंत्री होंगे वो बनाएंगे, और आरक्षित सब्जेक्ट जो होंगे उन पर नियम कानून गवर्नर जनरल। अब बात करी जाए, यदि मतलब एक बार अंग्रेजों ने भारतीयों को फिर से भारतीयों के ऊपर अपना दिमाग लगाया और भारतीयों को स्वशासन का लालच देकर उन्हें उनके साथ एक बार फिर से छलावा किया। छलावा क्या किया वो हम आपको बताते हैं। जो आरक्षित विषय थे उनमें जितने भी पैसे वाले, शक्ति वाले, पावर वाले विषय थे वो सारे इस आरक्षित में रख दिए, और जो खराब विषय थे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये 3 विषय रख दिए हस्तांतरित पे। और जो इनमें पावर थी, जिन विषयों में पावर थी,
पैसा था और शक्तियां थी वो रखती है किसमें, आरक्षित में। जैसे वित्त, राजस्व, वित्त, राजस्व, सेना, ठीक है। जैसे वित्त, राजस्व, सेना, ये सब किसमें शामिल कर लिए, आरक्षित विषय में। और इन पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल। मतलब जितने भी पैसे और शक्तियों वाले आपके पास पावर थे वो सब इन्होंने अपने पास रख लिए और भारतीयों को दिया क्या, सफाई और स्वास्थ्य। तो एक बार फिर से इन्होंने भारतीयों को पागल या बोले तो छलावा किया भारतीयों के साथ। तो इस प्रकार अंग्रेज अपना वर्चस्व बढ़ा भी रहे थे और इन भारतीयों को बार बार बेवकूफ बना रहे थे। अब अगर बात करी जाए तो जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उन्हें ये जो 1919 का अधिनियम आया था इससे लगा था भारतीयों को कि बहुत अच्छा अधिनियम हुआ। हाँ, इसमें एक अच्छा काम जरूर हुआ था। इस अधिनियम में सबसे अच्छा काम हुआ था वो था महिलाओं को अधिकार दिया गया, महिलाओं को मत का अधिकार, महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया। एक पॉइंट इस पूरे 1919 के अधिनियम में अच्छा था कि महिलाओं को मत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, द्वैत शासन का जनक, द्वैत शासन का जनक अगर पूछा जाए द्वैत शासक का जनक किसे कहा जाता है तो लियोनिल कार्टियस। किसको, लियोनिल कार्टियस, लियोनिल कार्टियस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। द्वैत शासन प्रणाली का जनक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे लियोनिल कार्टियस को द्वैत शासन का जनक कहा गया। इसके अंतर्गत एक और पॉइंट जोड़ा गया, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम में लाया गया तो आपका 1919 का मांटेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम था, उसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के गठन का निर्माण का मान किया गया। एक और था महालेखा परीक्षक। कौन, महालेखा, इसमें एक पॉइंट होता है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया और भारत में महालेखा परीक्षक, इसकी महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई और इसकी जो नियुक्त करेगा वो कौन करेगा, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, ठीक है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव लाया गया और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, महालेखा सचिव। इसके बाद जब 1919 का अधिनियम आया तो लोगों को पता लगा कि काफी ज्यादा सुधार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी भारतीयों को लगा कि एक बार फिर से हमारे साथ छलावा हो गया है और वाकई में भारतीयों को एक बार अंग्रेजों ने फिर से छल लिया था, मतलब पूरी तरीके से बेवकूफ बनाया था। बोला था हम तुम्हें प्रतिनिधित्व का कार्यभार सौंप रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व दिया किसका, केवल सफाई और शिक्षा का, बाकी किसी चीज का प्रतिनिधित्व दिया। जो पावर थी, जो पैसा था, उनका सबका प्रतिनिधित्व अपने पास ही रखा। द्वैत शासन प्रणाली लागू करी गई जिसका जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। दो सदनात्मक व्यवस्था करी गई, पहली सदन थी केंद्रीय राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। और बजट पास करने का प्रस्ताव जो था वो केवल और केवल केंद्रीय विधानसभा के पास था। तो आज हमने देखा 1919 का अधिनियम, मांटेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम। अगली क्लास में हम देखेंगे 1935 का अधिनियम जिसमें इनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों को कैंसिल किया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि लोगों को लगा था, भारतीयों को लगा था कि हमारे साथ छलावा हुआ है, तो इसके लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया जाएगा 1935 का अधिनियम, जो हम देखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।